रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। दुनिया में इस वक्त युद्ध के कई मोर्चे खुल गए हैं। दुनिया इस वक्त मानो एक ऐसा जिस्म है जिसमें कई खुले हुए जख्म हैं, जहां कई हिस्से लहूलुहान। फिलिस्तीन का गजा हो, ईरान हो या यूक्रेन, लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद, जिसमें ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी, दुनिया में एक साथ युद्ध के कई मोर्चे खुल गए। ईरान का बदला लगातार जारी है, जिसका खामियाजा अब मुस्लिम देशों की वो तिकड़ी भी चुका रही है जो भारत के खिलाफ एक खतरनाक गठजोड़ तैयार कर चुकी थी। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध ने तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के उस रणनीतिक साझेदारी को भी बड़ी चुनौती दी है जो लगातार पिछले कुछ सालों में मजबूत हो रहा था। ये तीनों ही देश पिछले कुछ सालों में लगातार भारत को भी आंखें दिखा रहे थे। अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया पे भी हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान इजराइल संघर्ष की आग ने इनकी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा क्यों, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि तुर्की और अजरबैजान ने हाल ही में ईरान पर हमले का आरोप लगाया, जबकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस वजह से इन तीनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वही पाकिस्तान जो दूर बैठा हुआ है लेकिन इन दोनों देशों का मजबूत साथी है, अब इस संकट से परेशान दिख रहा है। पाकिस्तान ने इन हमलों पर गंभीर चिंता जताई है और क्षेत्र में संयम बरतने की अपील की। ध्यान रहे कि इन तीनों देशों की दोस्ती की शुरुआत सैन्य अभ्यासों से हुई थी। 2021 में 3 ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज बाकू में हुआ था, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण और कूटनीतिक समर्थन पर जोर दिया गया था। नरगानो कारबाख युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान की खुलकर मदद की, आर्मेनिया के खिलाफ जो कि भारत का दोस्त है, और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक स्तर पर साथ दिया। तुर्की को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ मिला, जबकि अजरबैजान को कॉकस क्षेत्र में मजबूती मिली। मिडिल ईस्ट का मौजूदा संकट इनकी ताकत को परख रहा है, चुनौती दे रहा है। तुर्की नाटो का सदस्य है और पश्चिमी देशों से गहरे रिश्ते रखता है, इसलिए उसे कई मोर्चों पर संतुलन बनाना पड़ रहा है। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था तेल और गैस के निर्यात पर टिकी है और युद्ध से ऊर्जा मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है। वही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही खस्ता हाल है, कमजोर है, उसे खाड़ी देशों से मदद की जरूरत है, इसलिए वो भी किसी बड़े संघर्ष में खुले तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। ये गठबंधन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो युद्ध के हालात हैं और जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां बनी हैं, उसने इस गठबंधन की कमजोरियां और इसका खोखलापन उजागर कर दिया है। अगर तनाव और बढ़ा तो इन तीनों को अपनी नीतियों में और रणनीतिक साझेदारी में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। भारत के नजरिए से भी ये तिकड़ी पहले चुनौती बनती थी, लेकिन अब संकट ने इनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ स्थानीय नहीं रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रही। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को अब सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि उनकी ये साझेदारी बनी रहे। भारत के लिए ये स्थिति फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि विरोधी तिकड़ी पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान भी इनके दम पर काफी उछल रहा था। वहीं वैश्विक स्तर पर अमेरिका और नाटो की भूमिका भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि तुर्की जैसे सदस्य अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध में खाड़ी के कई देशों को भी निशाना बनना पड़ा है। हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाते दिख रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई बता रहे हैं कि इस युद्ध का दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये ईरान का फ्रिगेट देना भारत के में जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था और यहाँ से वापस जा रहा था। भारत की सीमा से बाहर निकल गया था, श्रीलंका की सीमा से बाहर निकल गया था। इस समय में इंटरनेशनल वाटर्स में था, जहाँ पर कि अमेरिका की सबमरीन के द्वारा इसके ऊपर टॉर्पीडो से हमला किया गया। यहाँ पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो भारत की सीमा से बाहर निकल गया था। भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है, ये बात है, निश्चित है। और एक बात सही नहीं है कि युद्ध का बढ़ना इस इलाके में भी आना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये अमेरिका और ईरान या इजराइल और ईरान की लड़ाई है। इसके बीच में वो किस प्रकार से करते हैं, इसमें भारत कोई कमेंट नहीं करना चाहेगा, और ना ही इसमें भारत की किसी प्रकार से भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है कि हमारी सीमाओं के अंदर किसी प्रकार का हमला किया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, अमेरिका ने इनके फ्रिगेट को इंटरनेशनल वाटर में डुबाया, उन्होंने उनके ऑयल टैंकर पर हमला किया, कंटेनर पर हमला किया, साथ साथ में अमेरिका
और इजराइल ईरान के अंदर लगातार बमबारी कर रहे हैं, उनकी मिसाइल साइट्स, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ जहाँ उनके भंडारण हैं मिसाइल ड्रोन्स के, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ईरान भी लगातार मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस पे और इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की बेसिस के साथ साथ बाकी इलाकों में भी हमला हो रहा है। वहाँ तेल की रिफाइनरी, गैस की रिफाइनरी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, पूरी दुनिया में इसका असर नज़र आ रहा है। और इस समय में युद्ध बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली, और इसका क्या समापन होगा, किस प्रकार होगा, इसके लिए पूरी दुनिया ही चिंतित है। लेकिन इस समय में युद्ध भयावह होता जा रहा है और भयंकर होता जा रहा है। ईरान के एम्बेसडर ने और ईरान के एम्बेसडर ने ये कहा है कि देखिए किस प्रकार से वो अमेरिका की बेसिस को हमला बना रहे हैं। डेफिनेटली ये बात ईरान ने पहले भी कही थी कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका की बेसिस जहाँ भी मध्य पूर्व में है उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन उन अमेरिका की बेसिस पर हमला होने के साथ साथ मध्य पूर्व की एसेट्स पर भी हमला हो रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, उनकी रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है, उनके गैस प्लांट पर हमला हो रहा है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया। तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व के देशों पर पड़ रहा है, जिसके कारण से उनकी आपस में उन्होंने इसके बारे में बात भी किया है, ईरान को चेताया भी है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनसे बात कर रहे हैं। तो ये ईरान का स्टैंड है, ये ईरान की स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने पहले बताई हुई थी। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि आयतुल्ला खुमानी की मौत के बाद या उनकी टॉप लीडर्स की मृत्यु के बाद भी ये उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमांड कंट्रोल डिस्पर्स कर दिया, लेकिन वो उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते जा रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस समय में देखा जाए तो ऐसे टेंशन वाला माहौल, एक तरफ से अमेरिका रशिया की टेंशन चल रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो हैं बहुत ताकतवर हैं, दुनिया के किसी कोने में जा सकती हैं, उनके टेस्ट करना एक तरह से टेंशन को और बढ़ा देता है। यहाँ दो एंगल हैं। अगर अमेरिका का एंगल देखें, अमेरिका की जो न्यूक्लियर लॉबी है वो कहती है कि हमने इतने सालों से किया ही नहीं टेस्ट, हम खाली कंप्यूटर पे करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ट होगा तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे आज हमारा माहौल है, कल को हमें बचाना पड़े, हमको अटैक करना पड़े, तो जब तक फिजिकल टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसा होगा। जबकि रशिया और बाकी देशों का ये मानना है कि ऐसे में इस माहौल में टेस्ट करके क्या ये आर्म्स रेस को और बढ़ावा देगा, क्या ये दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर रेस और बढ़ जाएगी, क्योंकि रशिया भी ऑस्ट्रिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, उनकी अपनी सबमरीन्स आ रही हैं, अमेरिका की सबमरीन आ रही है। तो देखा जाए तो स्टार्ट ट्रीटी ख़त्म हो गई 5 फरवरी को, उसके हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में जो आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी वो उसका काफ़ी भयावह हो सकता है। और यहाँ पर चाइना भी 600 न्यूक्लियर बना चुका है, वो 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब 2030 तक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि इस इलाके में भी हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी, जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।